तो चैप्टर 1 से ही रिलेटेड ही आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस हो गया है। हाँ ये हो गया है। अच्छा, मैनेजमेंट आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन भी हो गया है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया है ना। फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द लेवल्स हो गए। एंड टॉप लेवल का क्या काम है, मिडिल लेवल का क्या काम है, और बॉटम लेवल का क्या काम है। इसके आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, और आज का जो डिस्कशन है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से काम, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होंगे, कमेंट, इसके ऊपर आज डिस्कशन है। मैनेजमेंट जिसके बारे में आपने ऑलरेडी जान लिया कि ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और यूटिलाइज करना एज पर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसे ही कहा जाता है मैनेजमेंट। मैनेज करना, रिसोर्स को मैनेज करना, और रिसोर्सेज में मेनली टाइम एक रिसोर्सेज है, फाइनेंस यानी फंड एक रिसोर्सेज है, और उसके अलावा आपका एसेट, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो एसेट होता है ये रिसोर्सेज है। ठीक है, तो इन तीन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे मैनेज किया जाता है इसके बारे में मैनेजमेंट में हम लोगों ने सीखा। अब सवाल है कि अगर हमें मैनेज करना है, वी आर ऑफिशियली ए मैनेजर, और हम चाहते हैं कि अब चीजों को मैनेज करना, क्या क्या काम करना होगा। बीइंग ए मैनेजर आपको कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने पड़ सकते हैं। एक तो हम लोगों ने लेवल वाइज फंक्शन देखा था, उस लेवल वाइज फंक्शंस को देख करके ये समझ लिया क्या डिस्कशन हो रहा है। लेवल्स वाइज फंक्शंस को हम लोगों ने देख के समझा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, इन दो फंक्शंस पे किसका, इन दो फंक्शंस पे किस लेवल का ज्यादा जोर होता है, टॉप। ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आगे स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये दो फंक्शन पे ज्यादा वर्क किनका होता है, मिडिल लेवल का। और सबसे लास्ट में आया कंट्रोलिंग, है ना, ये किसका काम है, सुपरवाइजरी लेवल। तो ये, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यही सिर्फ काम है उनका, ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग ही सिर्फ फंक्शन है टॉप लेवल का, ऐसा नहीं। या मिडिल लेवल का सिर्फ यही दो फंक्शन है, ऐसा नहीं है। ये उनका मेजर फंक्शन है, यानी इस पे उनका मेन फोकस होता है। टोटल फंक्शंस मैनेजमेंट के कितने हैं, मैनेजर को टोटल कितने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो है ये है आपके सामने ये 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और ये 5 चैप्टर्स भी है बिजनेस स्टडीज का। यानी बिजनेस स्टडीज में वन हर चैप्टर्स पे एक एक चैप्टर है, हर टॉपिक पे, हर फंक्शंस पे एक चैप्टर है आपका। तो समझ लीजिए इंपॉर्टेंस कितना है। तो ये 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के। बीइंग ए मैनेजर आपको ये 5 फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। कहीं पे भी आप मैनेजर बन जाते हो, आपको प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है, आपको ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करना है, स्टाफिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है, डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है, कंट्रोलिंग करना है। और इन सबको करने के लिए जो सीक्वेंस फॉलो करना होता है ना, उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। इसको, ये जो है ना मैनेजमेंट का, इसको आप कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इसके बिना मैनेजमेंट होगा ही, कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट का कोई फंक्शन अच्छे से अगर परफॉर्म हो भी रहा है ना, अगर आपने कोऑर्डिनेट नहीं किया है तो सारे फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म होने के बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर पाएगा। किस वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से। और यही वजह है कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मैनेजमेंट का। एक मैनेजर को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे ध्यान रखना है तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो आप देखेंगे ना कि चीजें मिसमैनेज होगी। हालांकि सारा फंक्शन परफॉर्म हुआ, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को वैसे अचीव नहीं कर पाया जैसे अचीव कर सकते। किस वजह से, कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से। तो इन सारे फंक्शंस, इन 5 फंक्शंस और एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इन 6 को हम लोग एक एक करके डिटेल से डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, प्लानिंग के बारे में। अच्छा ये भी आप समझ लीजिए कि अगर हम इस पांचों फंक्शन को एक सर्किल में दिखा रहे हैं, कनेक्टेड डॉट से दिखा रहे हैं, तो वो सर्किल यानी यूं समझ लीजिए कि ये 5 फंक्शन ना वो 5 मोती है और एक थार में डाला गया है। तो वो जो धागा है ना वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। अगर वो धागा टूट गया तो क्या हुआ, ये पांचों फंक्शंस तो रहेगा लेकिन मैनेज नहीं हो पाए। तो इसीलिए उसको ऐसे इंडिकेट किया गया है कि ये दोनों जो आपका जो कनेक्टिंग डॉट्स है ना वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे। अभी हमें फोकस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो हमने पहले ही बता दिया था लास्ट क्लास में ही कि जो टॉप लेवल होते हैं वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे फोकस करते हैं, मिडिल लेवल स्टाफिंग कोऑर्डिनेटिंग में फोकस करते हैं और डायरेक्टिंग पे भी उनका फोकस होता है। सुपरवाइजरी लेवल का मेन फोकस होता है कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग। ये आपका फंक्शंस आ गया किसके अकॉर्डिंगली, लेवल्स ऑफ मैनेजर। आप सुपरवाइजर बनने जा रहे हो, इफ यू आर अपॉइंटेड एज ए सुपरवाइजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ जाओ कि मेनली आपको दो काम करना होगा। आपको दिया गया होगा वर्कर्स को के काम को कंट्रोल करने के लिए, वर्कर सही से काम करें इस पे नजर रखना आपका काम होगा। दूसरा, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना आपका काम होगा। If you are appointed as a middle level manager, if you are appointed as a head of an organization, तो आपको अपने डिपार्टमेंट के सारे एक्टिविटीज को देखना होगा। यानी व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डूइंग टू वर्क। क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ है कि नहीं है, अगर है तो ठीक, और अगर नहीं है तो उसके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना, जो भी कमी है, जो वर्कर्स जितने लोग नहीं है उनके कमी को पूरा करना, और कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। यानी काम तो हो रहा है, सारे वर्कर्स को अपना ड्यूटी पता है, लेकिन वो एज पर द रिक्वायरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इंश्योर करना मिडिल लेवल का मेनली काम होता है। ठीक है, और जो टॉप लेवल है उनका फोकस ओवरऑल हो जाता है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे। तो ये मैनेजमेंट का लेवल वाइज कंसंट्रेशन लेवल है। अभी हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो है कोऑर्डिनेशन क्या है। 5 फंक्शंस पे तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 अलग अलग चैप्टर ही है। तो आप प्लानिंग अलग से जानोगे, ऑर्गेनाइजिंग क्या है ये समझोगे, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, ये 5 फंक्शन तो आपको वैसे भी सीखना है। यहाँ पर जिस जिस एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आप बात हो रहा है वो है कोऑर्डिनेशन। और ये कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज ट्रीटेड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन समझ लीजिए है क्या, कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। देखो, जितने भी मैनेजर होंगे उनको जो टास्क मिला होगा वो अपने अपने टास्क को पूरा कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे। अब वो सारे मैनेजर अपने टास्क को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें लेकिन एक दूसरे से तालमेल ना बनाए, तो रिजल्ट क्या होगा। हो सकता है कि इंडिविजुअल मैनेजर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था उसके अचीवमेंट में प्रॉब्लम आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं प्रैक्टिकली। एक इवेंट में एक स्पीकर को बुलाने की जिम्मेदारी एक ही है। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स को बुलाएंगे कौन, मोहन। मोहन आप एक मैनेजर हैं, उनको एक टास्क दिया गया कि मिस्टर एक्स को बुलाना है स्पीकर के तौर पे एक इवेंट में, उनको एज ए जिसको कहते हैं ना स्टार्टअप के लिए, मतलब स्टार्टिंग सेशन उनको लेना है। अब मिस्टर एक्स से जब मोहन का बात हो रहा है, ये किसने डिसाइड किया कि मिस्टर एक्स को बुलाया जाएगा, टीम ने डिसाइड किया, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया। ठीक है, अब मोहन जब मिस्टर एक्स से बात कर रहा है तो मिस्टर एक्स कह रहा है कि पता नहीं हम उस दिन अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, कॉल कर लेना मुझे। क्या कर लेना, कॉल कर लेना, इवेंट से 1 आवर पहले कॉल कर लेना। अब मोहन डॉट पे आ गया, मोहन को तो टास्क मिला है मिस्टर एक्स को लाना है, क्योंकि स्टार्टिंग ही नहीं करना है उस इवेंट में। अब मिस्टर एक्स क्या कह रहा है कि वो डॉटफुल है, आएगा भी या नहीं आएगा। अब मोहन जो है अपने वर्क प्रेशर में बिना टीम से बात किए हुए उसने क्या किया, मिस्टर वाई से भी बात कर लिया। उसने देखा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों कैपेबल है स्टार्टिंग करने के लिए, प्रोग्राम को स्टार्टिंग करने के लिए दोनों कैपेबल है। चलो मिस्टर एक्स नहीं बोल रहा है, अभी डॉटफुल है वो, तो किसी एक को रखते हैं बैकअप प्लान में। मिस्टर वाई ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। मिस्टर वाई ने कमिटमेंट दे दिया है, मिस्टर एक्स ने कमिटमेंट
और ना भी नहीं बोला है। बुलाना किसको है? मिस्टर एक्स को। बुलाना किसको है? मिस्टर एक्स को। टीम को क्या पता है? टीम को पता है कि मिस्टर एक्स आने वाला है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहन को मिला हुआ है। मोहन मिस्टर एक्स से बात किया है, लेकिन मिस्टर एक्स ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं कहा, लेकिन हाँ ये कहा है कि हम आ सकते हैं, 1 घंटा पहले मुझे कॉल कर लेना। एज पर द रिक्वायरमेंट मोहन ने जिस दिन प्रोग्राम है उसके 1 घंटा पहले कॉल किया। मिस्टर एक्स ने बोला ठीक है हम आ जाएंगे। अब मोहन इज इन अ फिक्स। मोहन प्रॉब्लम में फंस गया ना, मिस्टर एक्स भी आ जाएगा और मिस्टर वाई भी आ जाएगा। अब क्या हुआ, प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, 1 घंटा पे प्रोग्राम स्टार्ट होना है। अब वो मोहन प्रॉब्लम में है कि अब किससे बात करें। हालांकि मोहन को क्या करना चाहिए था, मोहन जब मिस्टर एक्स ने ऐसा रिस्पॉन्ड किया था तो मोहन को अपने टीम से बात करनी चाहिए थी कि मिस्टर एक्स की तरफ से ये रिस्पॉन्स मिला है, अब बताइए आगे का स्टेप क्या करना है, क्या मिस्टर एक्स को ही बुलाना है या किसी अल्टरनेटिव को देखना है। और अगर अल्टरनेटिव को देखना है तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान में कोई चेंजेस करना, ये करना था ना, करना था कि नहीं करना था। लेकिन मोहन बीइंग मैनेजर उसने सोचा कि हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर देना है, और बिना टीम से बात किए उसने मिस्टर वाई को बुला लिया। अब इवेंट स्टार्ट हो गया, दोनों प्रेजेंट है। एज पर द इवेंट मिस्टर एक्स को तो पहले बोलने का मौका मिल गया। अब टीम जो है उसके पास ये प्रॉब्लम पहुंचा कि मिस्टर वाई भी आ गया है, दोनों रेप्यूटेड पर्सन है, दोनों को इसी टास्क के लिए बुलाया गया। अगर मिस्टर एक्स बोल रहे हैं और मिस्टर वाई ना बोले, दोनों सेम लेवल के लोग हैं, तो मिस्टर वाई को अच्छा नहीं लगेगा। तो एनी हाउ मिस्टर वाई को भी उस प्रोग्राम में अकोमोडेट कर लिया गया। बस पता ये चला कि दोनों को सेम टास्क दिया गया था, और जो लिसनर्स है वो बैठ के दोनों, इनसे भी, एक्स से भी वही बात सुन के गए तो वाई से भी वही बात सुन गया। क्या हुआ, इसको बोलते हैं किस चीज में कमी हुआ, कोऑर्डिनेशन। मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया, मोहन के बारे में कहा जा सकता है कि उसने खराब परफॉर्म किया? नहीं, उसने अपना टास्क सही कर लिया। मिस्टर एक्स को लाना था, मिस्टर एक्स को ले आया, लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम फेस किया उसने, इस बात को का इंफॉर्मेशन टीम को नहीं दिया, तो टीम में एज पर दी करंट सिचुएशन चेंजेस नहीं लाया जा सका प्रोग्राम में, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम जैसे जाना था वैसे नहीं गया। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था वो उस तरीके से अचीव नहीं हुआ। ये है कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंट, कि सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। यानी आप जो भी एफर्ट पास कर रहा है, जो भी मैनेजर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको इस बात को देखना है कि वो एज पर द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो, एज पर द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो। ऑर्गेनाइजेशन को जिस मकसद के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है एक्टिविटीज को, सारे एफर्ट उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। उससे इधर अगर हो रहे हैं तो आपस में बात करना है, अगर बात नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन की कमी होगी। इवेंट तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन इवेंट एज पर द प्लान नहीं जा पाएगा। और एज पर द प्लान अगर ले जाना है चीजों को, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन। अगर आपने ये परफॉर्म नहीं करा तो आपका अच्छा इवेंट भी खराब हो जाएगा। आप मैनेजर अच्छे हैं तब भी, अच्छा मैनेजर था ना मोहन, लेकिन फिर भी उसकी वजह से ही प्रॉब्लम हो गया ना। उसके टास्क में कोई कमी, किस चीज में कमी दिखा, कोऑर्डिनेशन में। तो अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर लें कि ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। दो चीजों के को ध्यान रखते हुए, यानी कौन सा फंक्शन, कौन सा टास्क, कौन सा वर्क कब परफॉर्म होना है, और कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होना है। ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर सारे लोगों के एफर्ट को जोड़ा जाए ना, तो इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहेंगे। आपको पता होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव नहीं होते, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना होता है, और उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जिनके बीच छोटा छोटा टास्क डिवाइड किया जाता है। अगर वो सारे इंडिविजुअल्स अपने टास्क को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए टाइम और सीक्वेंस के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड नहीं रखेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगा ऑर्गेनाइजेशन। तो इन जनरल अगर कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हार्मनी इन देम। यानी जितने भी रिसोर्सेज और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं, उनको एक साथ एक प्रॉपर सीक्वेंस में परफॉर्म करना, इस तरीके से परफॉर्म करना कि आपस में क्या हो, एक पीसफुल रिलेशन एस्टैब्लिश हो, किसी भी तरीके का केओस ना हो। ये है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन को सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा जाता है मैनेजमेंट का, और कोऑर्डिनेशन के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है। आप अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट करना सीखिए। टास्क मिला है,
उस टास्क के परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का इश्यूज और प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोऑर्डिनेट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, बताइए टीम को, बताइए अपने ऊपर बॉस को, ताकि जो प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकता है आपके ना बताने की वजह से वो अवॉइड किया जा सके। तो कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन है फॉर एवरी मैनेजर, बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा है, और अगर ये सारे डिपार्टमेंट अपना काम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जांपल, एक नया वर्क ऑर्डर आया, तो वर्क ऑर्डर किसके पास आएगा? सेल्स डिपार्टमेंट के पास। सेल्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर रिसीव किया कि 1000 यूनिट्स ऑफ गुड्स सप्लाई करना है। कितना यूनिट सप्लाई करना? 1000 यूनिट गुड्स सप्लाई करना। उसने बात करा, एक डेट एक डिसाइडेड है पहले से कि इतने तारीख को ये गुड्स सप्लाई कर देना है, ठीक है। उसने बात किया स्टॉक डिपार्टमेंट से। स्टॉक डिपार्टमेंट ने क्या कहा? स्टॉक डिपार्टमेंट से पूछा गया कि 17 तारीख तक इतना गुड्स आ जाएगा। स्टॉक डिपार्टमेंट ने सोचा कि गुड्स तो नॉर्मली बन ही रहा है, आ जाएगा। उसने बोल दिया हाँ ले लीजिए ऑर्डर, आई विल फुलफिल इट, ठीक है। तो स्टॉक डिपार्टमेंट के पास स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या बोला? यस हो जाएगा। क्यों बोला? क्योंकि उसको लगा कि प्रोडक्शन तो चल ही रहा होगा, गुड्स आ जाएगा। उसने ये बात आगे से पता नहीं किया, यानी प्रोडक्शन टीम से पता, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पता नहीं किया। 17 तारीख आया और जब कस्टमर विजिट कर रहा है स्टॉक लेने के लिए, तो स्टॉक डिपार्टमेंट के पास स्टॉक ही नहीं पहुंचा है। पता चलने में पता चल रहा है कि प्रोडक्शन में अभी डाउनफॉल है क्योंकि मटेरियल नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे? कस्टमर को लौटाना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव की जगह नेगेटिव फीडबैक जाएगा। एक कस्टमर का लौटना ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसान हो गया। क्यों हुआ ये? क्योंकि स्टॉक डिपार्टमेंट ने कंसल्ट नहीं किया, किससे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन स्टॉक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर स्टॉक नहीं है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करे और स्टेटस जान ले और कन्वे कर दे इंफॉर्मेशन कि क्या 17 तारीख तक स्टॉक आ सकता है। अगर वही काम पहले कर लेता तो पता चलता कि नहीं 17 तक नहीं हो सकता, लेकिन 20 को डिलीवरी हो जाएगा, तो पहले ही 20 को बुलाया जाता। बात समझ में आ रहा है? तो ये है कोऑर्डिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारे डिपार्टमेंट इंडिविजुअली वर्क करते हैं, और अगर हर डिपार्टमेंट दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना करें तो फिर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारे वर्क ऑर्डर जाते चले जाएंगे और अंत में ऐसा होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो फीडबैक होगा ना कस्टमर्स के अगेंस्ट, वो नेगेटिव जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन को ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आप ये एटीट्यूड बना लोगे तो फिर क्या होगा? एक ऑर्डर गया, दूसरा ऑर्डर जाएगा, तीसरा ऑर्डर जाएगा, और आपका कस्टमर फीडबैक नेगेटिव होगा। और कस्टमर ना एक बार विजिट करने से पहले ही सोचेगा क्या पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दूसरी जगह ट्राई करेगा। Then this will result in downfall of the organization. अब सवाल है कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है? Why it is termed as essence of management? तो सबसे पहला ये समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन ना, जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, उन सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। कितने फंक्शन है? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है ये, कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करो, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का जरूरत कब पड़ेगा? एक है ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लान और एक है डिपार्टमेंट के छोटे छोटे प्लान। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्लान और डिपार्टमेंट्स के छोटे छोटे प्लान एक दूसरे के अकॉर्डिंग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो इसे ही तो कहेंगे ना कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या है? यही है कि सीक्वेंस और टाइम के अकॉर्डिंगली चीजें एक साथ बैलेंस तरीके से चल रही हो, यानी हार्मोनी हो, सिस्टमैटिक तरीके से परफॉर्म हो रहा हो सारा फंक्शन। तो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का रिक्वायरमेंट होता है मेन प्लान और सपोर्टिंग प्लान के बीच। ऑर्गेनाइजिंग में और इन ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आल्सो बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग, जिसके बारे में आप डिटेल से आगे जानोगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, फिलहाल ये समझ लीजिए कि अगर हम किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं एक काम को करने का, तो उसको पावर भी दिया जाएगा ताकि उसको उस काम को करने में रुकावट ना आए। और जब आपने किसी को एक काम सौंपा होगा तो उसके ऊपर जवाबदेही भी फिक्स होगी। काम क्यों हुआ तो नहीं हुआ, हुआ तो हो गया या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स किया जाएगा।
तो ये पूरा का पूरा ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए 3 फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है और अकाउंटेबिलिटी है, ये सब बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर ये बैलेंस नहीं होगा, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में भी किस चीज का जरूरत है? कोऑर्डिनेशन का। तीसरा आ जाइए, स्टाफिंग। स्टाफिंग में कैसे कोऑर्डिनेशन चाहिए? स्टाफिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिलअप करना और देखना कि कोई भी पोस्ट वैकेंट ना रहे, ये स्टाफिंग का मतलब। ठीक है, तो क्या सिर्फ पोस्ट फिलअप कर देना ही मतलब है? नहीं, पोस्ट को सही इंडिविजुअल्स के से फिलअप करना जरूरी है। अगर एक इंडिविजुअल एक लेवल पे अगर आपको चाहिए कंप्यूटर के एक्सपर्ट जो डेटा एक्सपर्ट हो, तो वहां पे आपको डेटा साइंटिस्ट को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, डेटा एक्सपर्ट को ही अपॉइंट करना पड़ेगा। आप किसी अकाउंटेंट को अपॉइंट करके काम नहीं चला सकते। यानी जो रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए एक पोस्ट पे, उसी रिक्वायर्ड स्किल्स के ही इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करना हो। मतलब ये कि स्टाफिंग में भी आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कौन से इंडिविजुअल्स चाहिए, किस लेवल का उनका स्किल्स और नॉलेज होना चाहिए। चौथा, इन डायरेक्टिंग फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन का जरूरत कहां पे होता है? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन के बीच, गाइडलाइंस और सजेशंस के बीच। यानी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश हो, वेल कम्युनिकेशन का एक सही सीक्वेंस फॉलो हो, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन सही तरीके से पास ऑन हो रहा हो, और साथ ही साथ अगर कोई सजेशन है या कोई गाइडलाइंस है तो इसके भी कम्युनिकेशन में प्रॉपर तरीके से जो रूल्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं, ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना रह जाए। तो ये है डायरेक्टिंग फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का मतलब। और कंट्रोलिंग फंक्शन में कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होगा कि जो कंट्रोलिंग करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है, एक वर्क को कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, वो स्टैंडर्ड जो है ना एक्चुअली अचीव किया जा सके, ये होना चाहिए। मतलब ये कि सपोज करो कि एक वर्कर है, उस वर्कर से को टारगेट दे दिया गया कि एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है। किसी चीज का प्रोडक्शन कितना यूनिट करने के लिए दिया गया? 10 यूनिट्स। बिना कोई स्टडी कंडक्ट किए, बिना ये जाने हुए कि क्या वाकई में 10 यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है एक इंडिविजुअल से, ये जाने बिना एक इंडिविजुअल को टास्क दे देंगे। तो स्टैंडर्ड क्या सेट किया है? एक वर्कर से कितना काम लेना है? 10 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है। पता ये चल रहा है बाद में कि कोई भी वर्कर 9 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड सेट किया है आपने, वो सही है कि गलत है? गलत है। यानी आपको कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड सही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो होता जो अचीव करता। अगर सारे के सारे वर्कर्स अंडर परफॉर्म किए हैं, मतलब कि आपका जो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट किया है ना आपने, वही काफी हाई है, इसका मतलब उसे ही रिवाइज करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन वहां पे भी जरूरत पड़ता है, कंट्रोलिंग में भी, कि जो आप परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो एज पर दी एक्चुअल स्टैंडर्ड हो, ना कि एक यूं कहिए कि एक हैप-हज़ार्ड मैनर में तय किया हुआ स्टैंडर्ड हो। तो ये द फर्स्ट पार्ट की कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने के, यानी कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट के हर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत होता है। सेकेंडली, कोऑर्डिनेशन टॉप, मिडिल, लोअर, हर लेवल के मैनेजर को ये फंक्शन परफॉर्म करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जितना भी वर्क परफॉर्म किया जाना है, जितने भी छोटे बड़े टास्क परफॉर्म किए जाने हैं, वो सही टाइम और सही सीक्वेंस में जाए। तो सही टाइम और सही सीक्वेंस में वो परफॉर्म होने के लिए आपस में कम्युनिकेट करना, आपस में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन ना टॉप लेवल हो या मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, तीनों लेवल के मैनेजर्स को उसका जरूरत होगा। जैसे टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल को प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करना है। वहीं मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल में डिपार्टमेंट्स के वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी यूं समझ लीजिए आपकी डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ेगा। और अगर लोअर लेवल पे बात कर ले तो कोऑर्डिनेशन में जरूरत पड़ता है जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, वो सही ऑर्डर में अपना अपना ड्यूटी परफॉर्म करें, वो सही सीक्वेंस में सही समय के अकॉर्डिंगली अपना काम करें। तो कोऑर्डिनेशन का जरूरत हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? तो दो चीजें अभी पता चली क्या, कि कोऑर्डिनेशन, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन चाहिए, हर लेवल ऑफ मैनेजर को इस फंक्शन को परफॉर्म करना होगा, और तीसरा, बिना इसके आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन भी फेलियर हो जाएगा। एक
ऐसा कंपनी जो जिसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, जिसके पास मैनेजर्स, अच्छे मैनेजर्स की कमी नहीं है, सब है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का डूबना तय है। आज डूबे या कुछ सालों के बाद डूबे, डूब जाएगा। तो ये था कोऑर्डिनेशन के बारे में आज का लेक्चर। कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस क्यों कहा जाता है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग जान लेंगे कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन का फर्क और मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। आज के लिए इतना ही।